दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अवनी पब्लिकेशन के अंदर जो परमाणु अणु मोल संकल्पना और रासायनिक सूत्र परमाणु संरचना है साइंस का। हम ये जो आपका MCQ जो आपकी PDF है उसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर मैंने वैसे तो ये PDF अलाउ नहीं है, ना तो इसका हम निकाल सकते हैं ना इसकी हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी मेहनत करके फ़ोन से फ़ोटो पिक्चर करके ये बनाई है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना। मैं आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा फटाफट। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है? 3 होती है। 500 ईसा पूर्व किस भारतीय ने बताया कि परमाणु अविभाज्य कण है? तो महर्षि कणाद ने बताया था। पदार्थ का अविभाज्य कण इसे कहते हैं, परमाणु को कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, तो इसका उत्तर रहेगा अणु। किसी यौगिक का सूक्ष्म कण जिसमें उस यौगिक के सभी गुणधर्म प्रदर्शित हो तथा इसे भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर रहेगा 2 नंबर, अणु रहेगा। अणु को नहीं कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर बनाते हैं, तो यौगिक बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक में अनिश्चित अनुपात में मिलकर जब बनते हैं तो मिश्रण बनता है। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर तत्व की परमाणुकता होती है? तो 1 होती है। परमाणु की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो डाल्टन को जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 10⁻10 मीटर और 10⁻7 मिलीमीटर के बराबर अप्रोक्स सभी इसका आंसर रहेगा। उसके बाद में देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका आंसर रहेगा लवोजियर ने दिया था। AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाते हैं। तो ये अणु कहलाता है, ठीक है ना। रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, अणु कहलाता है सबसे छोटा, 2 या 2 से अधिक वाला। उसके बाद देखें, अणु होता है तो दोस्तों, हाँ अणु होता है, ठीक है ना। जल के एक अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु के परमाणु संख्या का अनुपात होता है, तो 1:8 होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे दोस्तों, आगे है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन व ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो उसका रहेगा 3:8 रहेगा, ठीक है ना। 3:8 रहेगा। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, तो इसे कहते हैं शीतल अनुपात का नियम कहते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 होता है, Al2O3, ठीक है ना। Al2O3 होता है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है तो NH4, इसका 4th नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सही रहेगा। NH4 3SO4, ठीक है ना। NH4 अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना। NH4 3SO4। फास्फेट आयन में कितने परमाणु विद्यमान होते हैं? फास्फेट आयन के अंदर कितने परमाणु विद्यमान होते हैं? तो 5 परमाणु विद्यमान होते हैं। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान होता है, तो नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान होता है तो 63 U होता है। और कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई का द्रव्यमान होता है 111 U होता है। यदि ऑक्सीजन गैस का ग्रामों में भार उसके आणविक भार के बराबर है, तो मोलों की संख्या बतानी है, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भी, यदि किसी ऑक्सीजन गैस का ग्रामों में भार उसके आणविक भार के बराबर है तो उसके मोलों की संख्या कितनी होगी? तो उसकी मोलों की संख्या 1 होगी। अवगाद्रो संख्या का मान होता है तो 6.022 होता है। इसका 2 नंबर आंसर सही रहेगा। सर्वप्रथम मोल शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? मोल शब्द तो ये दिया था ओस्टवाल्ड ने। देखें आगे आपका है 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होती है? तो 52 ग्राम हीलियम के अंदर आपके मोलों की संख्या रहेगी 13 मोल रहेगी। जल के एक मोल अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है तो 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। यह इसके अवगाद्रो संख्या बराबर होती है। 16 ग्राम ऑक्सीजन में होता है 1 मोल परमाणु होता है, 22.4 लीटर आयतन होता है और 6.022 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु होता है। प्रोक्स भी रहेगा। मिलान करना है तो यहाँ पर सही मिलान की बात करें तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड के लिए इसका सही रहेगा। जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसका आप थाईगोपी चंद नार वाली आप जानते होंगे, उससे आप निकल जाएगा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। आगे देखें दोस्तों, अल्फा कण का आवेश Q अल्फा व द्रव्यमान अल्फा होता है, तो ये किसके बराबर रहेगा? आवेश Q है और द्रव्यमान होता है, तो Q बराबर क्या रहेगा? अल्फा के अंदर 2Q रहेगा और 4m रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे देख दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन, 1 AMU बराबर होता है, 1 AMU बराबर रहेगा तो ये 1 MU एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान उसके बराबर होता है 1 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है और 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। वो सभी रहेगा। 1 AMU बराबर होता है तो यहाँ पर देखिए 1.67 इंटू 10⁻27 kg के बराबर होता है, ठीक है ना। उसके अल्फा कण का द्रव्यमान होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान 4 होता है, ठीक है ना। अल्फा कण का द्रव्यमान होता है आपका 4। उसके बाद किसी कक्षा या कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है
कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना सूत्र होता है 2n², और किसी कक्षा या कोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या ज्ञात करना सूत्र होता है n², ठीक है ना। इसका 2 नंबर ऑप्शन है n²। कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है Kl, ठीक है ना, तो इसके आपका आंसर रह जाएगा, इसे निकल जाएगा दोस्तों 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा वाला तत्व होता है, तो जितनी बड़ी कक्षा होगी उसका ऊर्जा ज़्यादा होगा, तो Kl अन है आपका अधिक ऊर्जा वाला स्तर रहेगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक कौन सा परमाणु का कण विद्यमान नहीं होता है, तो नाभिक के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन आपके कक्षों में पाए जाते हैं, तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। न्यूक्लियन कण नहीं है। परमाणु मॉडल, हाँ, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान था, तो रदरफोर्ड के अनुसार पूछ रहा है, तो इसका प्रोटॉन रहेगा। और न्यूक्लियन नहीं है, तो न्यूक्लियन आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नहीं है। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर होती है, ठीक है ना, और नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻−15 मीटर। इसका डी नंबर ऑप्शन सही रहेगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको बता देता हूँ। नाभिक की त्रिज्या 10⁻−15 मीटर होती है। परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या से कितनी गुना अधिक है, तो परमाणु की त्रिज्या नाभिक त्रिज्या से 10⁵5 गुना अधिक है। परमाणु का आकार नाभिक से अधिक होता है, तो परमाणु का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान के संबंध होता है, तो यहाँ पर परमाणु का द्रव्यमान और नाभिक का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, तो इसके हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है दोस्तों। आगे देखें, अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है, तो उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी K और L अगर कोष भरा हो तो उसके अंदर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए इसका दोस्तों रहेगा, इसके अंदर जो आपकी 10 रहेगी, 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे K और L के अंदर। शुष्क बर्फ का परमाणु द्रव्यमान होता है, शुष्क जो बर्फ है उसका परमाणु द्रव्यमान आपका रहेगा 44 ग्राम रहेगा। कौन सा कथन असत्य है? 45 का 44 यू, ठीक है ना। शुष्क बर्फ का परमाणु द्रव्यमान 44 यू होता है, उसके अंदर कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक ही तत्व के 2 समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, ये आपका सत्य रहेगा। और उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे, और एक ही तत्व के 2 समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ये सही रहेगा। और एक ही तत्व के 2 समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो ये भी सही रहेगा। लेकिन एक ही तत्व के 2 समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, ये आपका सही नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये गलत रहेगा इसका। कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखें, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² कोष से ज्ञात कर सकते हैं, और कोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या n² से ज्ञात कर सकते हैं, सही है। और कोष संख्या और उपकोष की संख्या बराबर होती है, यह भी कोष संख्या और उपकोष की संख्या बराबर होती है, कोष संख्या और उपकोष की संख्या बराबर होती है। हाँ, तो दोस्तों ये भी सही रहेगा, लेकिन इसका असत्य कोई नहीं है, ये तीनों ही सत्य हैं। ऐसा तत्व जिसके पहले और चौथे कोष में बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले और चौथे कोष के अंदर बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसके अंदर दोस्तों आपका आंसर रहेगा कैल्शियम के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो आपको कैल्शियम के अंदर पहले और अंतिम कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन समान मिलेंगे। कौन सी क्वांटम संख्या कक्षा के बारे में बताती है? तो जो आपकी है वो आपकी क्वांटम संख्या है जो आपकी कक्षा के बारे में बताती है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ एनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है, तो दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका कैल्शियम 3PO4 होता है, ठीक है ना, कैल्शियम 3PO4 होता है। कणों की भेदन क्षमता के बारे में बात करते हैं, तो कणों की भेदन क्षमता गामा की सबसे ज़्यादा, बीटा की सबसे उससे कम, फिर उसके अल्फा की सबसे कम होती है, ठीक है ना, ये आप सभी जानते होंगे, गामा, बीटा और अल्फा, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा मत कर देना। भेदन क्षमता की बात करें तो यहाँ पर गामा, बीटा और अल्फा रहती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अल्फा कणों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अल्फा कणों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखिए इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना होता है, तो ये भी सही है दोस्तों। इनका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के 2 गुना होता है, तो ये दोस्तों इसका थोड़ा सा गलत रह जाएगा, ठीक है, ये आपका असत्य रहेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, इनका द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के 4 गुना होता है, ये सही है इसका। और इनका आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, ये सही है इसका, ठीक है ना। इसका 2 नंबर ऑप्शन आपका गलत रहेगा। वह तत्व जिसमें 2 कोष दोनों पूर्ण भरे होते हैं, तो नियोन के अंदर नियोन के अंदर दोनों कोष पूर्ण भरे रहते हैं। पी उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है, तो आप दोस्तों जानते होंगे पी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है?
कोष के अंदर कक्षकों की संख्या 3 होती है, ठीक है ना। उसमें देखें जीवाश्म की आयु ज्ञात करने की विधि में इस्तेमाल होने वाले कार्बन के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका 8 रहेगी, न्यूट्रॉन संख्या 8 होती है। अल्फा कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, अल्फा कोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 2 होती है। परमाणु क्रमांक 1 से 10 तक तत्वों में कितनी धातुएं हैं, तो 1 से 10 तक आप परमाणु क्रमांक देखें तो कितनी धातुएं आती है दोस्तों, इसके अंदर 2 धातुएं आती है। किसी तत्व में कुल 3 कोष हैं, पहले व तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, तो तत्व का नाम बताइए। पहले कुल 3 कोष है, पहले और तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तो तत्व का नाम बताना। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल करके आप इसका पहले और अंतिम तीसरे कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन संख्या पता कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर रहेगा मैग्नीशियम। ओजोन के 0.5 मोल अणुओं का द्रव्यमान होता है। ओजोन के 0.5 मोल जो आपका अणुओं का जो द्रव्यमान है वो दोस्तों रहेगा 24 ग्राम रहेगा। आगे देखें, आपको सही तरह से नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखिए 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम तथा 3.2 ग्राम ऑक्सीजन के मिश्रण को गर्म करने पर कितने मोल Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर रहेगा आपका 1/15, ठीक है ना, 1/15 भाग इसका निर्माण होगा। उसके बाद हम देखें दोस्तों, आ गया है बेरिलियम के 2 समस्थानिक 10⁸ 19% और यानी कि 10B है और 11B है, 81% परमाणु का द्रव्यमान होगा। परमाणु का द्रव्यमान की बात करें तो यहाँ पर 10.81 रहेगा, ठीक है ना। 21 में अधिकतम अणु होते हैं, किस में अधिकतम अणु होते हैं, तो जो 62 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा तो 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर अधिकतम अणु होते हैं, ठीक है ना, 16 ग्राम ऑक्सीजन अधिकतम अणु होते हैं। निम्न में से मिश्रण है, निम्न में मिश्रण देखें तो अमोनिया एक यौगिक है, क्लोरीन एक तत्व है, नमक एक यौगिक है, जबकि वायु एक मिश्रण है। निम्न में से तत्व का उदाहरण है, तत्व का उदाहरण देखें यहाँ पर तो ऑक्सीजन आपका तत्व का उदाहरण है, लेकिन रेत, कार्बन डाइऑक्साइड और स्टील ये आपके तत्व का उदाहरण नहीं है। तो रेत आपका एक मिश्रण है और कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है और स्टील आपका एक मिश्रण, ठीक है ना। निम्न में से उपधातु है, उपधातु की बात करें तो यहाँ पर सिलिकॉन एक उपधातु हो जाएगी। वह धातु जो विद्युत की सुचालक होती है। धातु की बात करें तो ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है, धातु है। वह धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन आपकी धातु की वह अधातु की बात कर रहा है, तो ब्रोमीन आपकी द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में देखें, निम्न में से किसकी प्रकृति, अगर धातु पूछता तो आपका आ जाता पारा, और अधातु पूछा तो ब्रोमीन आ जाएगी। निम्न में से किसकी प्रकृति क्षारीय होती है, तो सोडियम कार्बोनेट की प्रकृति है वो क्षारीय होती है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर n बराबर 2 L बराबर 1 m बराबर 0 s बराबर +-1/2 ये हो सकता है, ये सत्य है। n बराबर 3 L बराबर 2 m बराबर 0 s बराबर +1 1/2 ये भी हो सकता है, लेकिन n बराबर 1 और L बराबर 1 ये नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि L का मान n से कम होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए m बराबर 0 और s बराबर 1 + 1/2 ये नहीं हो सकता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सत्य रहेगा, लेकिन 4 नंबर 1, 2 और 4 नंबर आपका सत्य रहेगा। परमाणु संरचना का पलंग पुडिंग प्रतिरूप दिया था, थॉमसन, ये आप सभी जानते होंगे। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपका 2 नंबर चैप्टर है तत्व, यौगिक, मिश्रण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। देखें इसके अंदर आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रहेगा, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था, तो तत्व शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट बॉयल ने। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा पाई जाती है धातु के अंदर। कौन सी यह धातु चमकीली होती है, तो आयोडीन चमकीली होती है। एक रंगहीन गैस जिसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसे आती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध है वो सड़े हुए गंध के जैसे आती है, ठीक है ना। किस तत्व की कमी से घेंगा गलगन रोग होता है, आयोडीन की कमी से होता है, सभी जानते हैं। घेंगा के उपचार के में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है, सभी जानते हैं। लार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन करने वाले टाइलिन एंजाइम को सक्रिय करने वाला आयन होता है। सक्रिय करने वाला आयन की बात करें तो यहाँ पर आपका दोस्तों रहेगा क्लोरीन माइनस है वो आपका सक्रिय करने वाला आयन रहेगा। 8 नंबर की बात करें, भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा आपका एल्यूमिनियम। और एक लाल हरे रंग की एक द्रव अवस्था में पाई जाने वाली है धातु जिसे तेल या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डालने पर यह रंगीन हो जाती है। लाल हरे रंग की द्रव अवस्था में पाई जाने वाली है धातु जिसे तेल या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डालने पर रंगहीन हो जाती है, तो ये ब्रोमीन होती है, ठीक है ना। सभी कक्षकों में पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद में युग्म रूप लेते हैं, तो ये आपका हुंड का नियम है, ठीक है ना। युंड का मतलब होता है झुंड से ध्यान रखना, पहले अयुग्मित फिर हुंड के नियम से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उसे देखिए आधुनिक आवर्त नियम आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम की बात करें तो यह पर परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग व आवर्त की संख्या होती है, वर्ग आपके 18 होते हैं और आवर्त आपके 7 होते हैं। तत्वों के गुणधर्म और उनके परमाणु द्रव्यमान में आवर्ती फलन होते हैं।
तत्वों के गुणधर्म आवृत्ति फलन होते हैं मेंडलीफ के नियम के अनुसार, ठीक है ना। उसमें देखें उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, ध्यान रखना। जिंक ऑक्साइड आयनिक यौगिक होते हैं। आयनिक यौगिक की बात करें तो यहाँ पर नमक आपका आयनिक यौगिक होता है, Na+ और Cl- में टूट जाता है। वह तत्व जो सबसे अधिक यौगिकों का निर्माण करता है, तो आपका कार्बन सबसे अधिक यौगिक निर्माण करता है। क्लोर क्षार विक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोर क्षार विक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पर क्लोरीन गैस निकलती है, Cl2। क्लोर क्षार विक्रिया में कैथोड पर बनी होती है, कैथोड बनी होती है तो ये प्लेटिनम की बनी होती है। नोट ध्यान रखना, कैथोड पर सामान्यतः वह तत्व आता है जो सक्रिय श्रेणी में नीचे हो अथवा कम क्रियाशील होता है। कैथोड पर तो सबसे कम क्रियाशील तत्व आता है, और यदि कैथोड अम्लगम युक्त यानी मरकरी युक्त लेते हैं तो अधिक क्रियाशील तत्व कैथोड की तरफ आता है। NaCl का विद्युत अपघटन मरकरी और सोडियम की क्रियाशीलता को कम कर देता है। NaCl की विद्युत अपघटन NaCl विद्युत अपघटन होता है जो सोडियम और मरकरी यानी पारा की क्रियाशीलता को कम कर देता है, ये नोट ध्यान में रखना। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, सभी जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में देखें दोस्तों, विरंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, सॉरी इसके अंदर क्लोरीन ऑक्सीजन बाहर निकलती है, नवजात ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और क्लोरीन का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा इसका। किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल या एंटासिड के रूप में किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जल में स्थायी कठोरता हटाने के लिए किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट 10H2O का उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है ना, दाउन सोडे का। दूध या मैग्नीशियम मिल्क को मैग्नीशियम बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है, सभी जानते हैं। पीओपी को गिल्ले बर्तनों में रखने पर यह एक कठोर पदार्थ में बदलता है, यह कठोर पदार्थ होता है। तो यह कठोर पदार्थ कैल्शियम सल्फेट प्लस .2H2 होता है, ठीक है ना, जिप्सम होती है ये, ठीक है। उसमें देखिए दोस्तों 25 नंबर, नीला थोता और धोने का सोडा व प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो नीले थोते के अंदर दोस्तों आपकी रहेगी 5 रहेगी, और उसके बाद धोने के सोडे में 10 रहेगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर आपकी 2 रहती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर आपकी 0 रहती है, और जिप्सम के अंदर आपकी 2 रहती है, ठीक है ना। उसमें देखिए देखो, निम्न में से समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण की बात करें तो नमक और जल और समांगी मिश्रण का उदाहरण है। किसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं? भौतिक विधियों द्वारा घटकों को अलग कर सकते हैं, तो मिश्रण के भौतिक विधि अलग कर सकते हैं। कोलाइडी कणों का आकार होता है। कोलाइडी कणों के आकार की बात करें तो यहाँ पर 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है, ठीक है ना। कोलाइडी कणों 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है, ठीक है ना। दाब बढ़ाने पर विलायक में विलय के घुलने की क्षमता होती है। दाब बढ़ाने पर विलय के घुलने की क्षमता आपकी अपरिवर्तित रहती है। पदार्थ द्रव व अशुद्धि ठोस बारीक हो तो इनके अलग करने की विधि होती है। अगर पदार्थ द्रव है और अशुद्धि ठोस बारीक हो तो इसे अलग करने की विधि कौन सी हो सकती है दोस्तों, ठीक है ना। इसके अंदर निस्यंदन होगा, ठीक है ना। उसमें 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपकेंद्रीय बल द्वारा विलयन में उपस्थित पदार्थों को पृथक किया जाता है, इसका उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर देखें, दूध से क्रीम अलग करना अपकेंद्रण से रकत कण के अलग करना, कपड़ों से जल बाहर निकालना, ये सारे अपकेंद्रण से होते हैं, लेकिन वाष्पीकरण नहीं होता है। अशुद्ध नमूने में से फिटकड़ी एलम K2SO4 Al2SO4 की तरह .24H2O के क्रिस्टल जल प्राप्त होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। फिटकरी एलम में सूत्र में क्रिस्टल जलों की संख्या होती है तो 24 होती है। वायु के मिश्रण में से उसके घटकों का पृथक्करण करना, वायु के मिश्रण में उसके घटकों का पृथक्करण करना क्या कहलाता है? पृथक्करण करना दोस्तों उसका प्रभाज्य आसवन कहलाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन, प्रभाज्य आसवन द्वारा दो द्रवों को पृथक किया जा सकता है जिसके क्वथनांक का अंतर होता है। तो दोस्तों इसका 25 केल्विन से अगर उसका अंतर है तो इसको अलग कर सकते हैं। मानव शरीर में एल्कोहल का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो गैस क्रोमेटोग्राफी, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा, गैस क्रोमेटोग्राफी। मानव शरीर के एल्कोहल का पता लगाने के वाले यंत्र में सेंसर बना होता है। सेंसर आपका सिलिकॉन ऑक्साइड का बना होता है, सिलिकॉन नहीं, टिन ऑक्साइड का, SnO2 का। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, देखो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये दोस्तों दिखे ने 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और 310 केल्विन के हिसाब से होता है, ठीक है ना। ये उपरोक्त सभी रहेगा इसका। वह प्रक्रम जिसमें नए गुण
वाला पदार्थ नहीं बनता है वह उत्क्रमणीय होता है, इसका उदाहरण नहीं है। वह प्रक्रम जिसमें बड़े नए गुण वाला पदार्थ नहीं बनता है वह कृष्ण उत्क्रमणीय होता है, इसका उदाहरण नहीं है। तो बर्फ से जल बनना और कांच की बोतल का टूटना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन, मोम का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन, यानी कि इसका 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। और बाकी ये भौतिक परिवर्तन वाले के अंदर उत्क्रमणीय होते हैं। मोमबत्ती में मोम का पिघलना व मोमबत्ती का जलना क्रमशः होते हैं। तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। निम्न में से सहसंयोजक बंध की बात करें, सहसंयोजक बंध H2O यानी जल के अंदर होता है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित बंध का नाम होता है। सोडियम क्लोराइड के अंदर आयनिक बंध पाया जाता है। निम्नलिखित में से परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करने वाला तत्व है। तो परिवर्तनशील संयोजकता कॉपर प्रदर्शित करता है दोस्तों, ठीक है ना। कॉपर प्रदर्शित करता है। कार्बोनेट मूल्य का सूत्र होता है तो CO3-2 होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ड्यूटेरियम के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या दोस्तों 1 होती है। उसके परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिश्रण है। मिश्रण की बात करें तो यहाँ पर पानी, लोहा, नमक और पीतल आपका क्या हो जाएगा, आपका मिश्रण हो जाएगा। वह ताप जिस पर द्रव ठोस में बदलता है क्या कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है क्या कहलाता है, तो उसका विमान कहलाता है। विलयन होता है। विलयन आपका समांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के पथ को फैलाने की घटना कहलाती है। प्रकाश को फैलाने की टनल प्रभाव कहलाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बने होते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या होता है, यौगिक होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो के अंदर 3rd नंबर ऑप्शन रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण अपचयन और उपचयन, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। दोस्त अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और हम अगर आप इसको शेयर करेंगे तो हम नया वीडियो बनाने के लिए उत्सुक होंगे, ठीक है ना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।